बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 7.2 जो कि आपकी परमुटेशन से रिलेटेड है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कुछ इस तरह है। कहता है जी, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 डैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। आपने वो तमाम नंबर बताने हैं, उनकी तादाद बतानी है जो कि 23,000 से बड़े हैं, और वो जो नंबर हैं वो जिन डिजिट से बन रहे हैं वो डिजिट आपके पास हैं 1 2 3 5 6। ठीक है। अब देखें, नंबर जो आपने बनाना है वो 23,000 से बड़ा होना चाहिए। 23,000 से बड़ा नंबर बनाने के लिए और डिजिट आपके पास 1 2 3 5 6 हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग में तो 23 ही लिखेंगे ना। स्टार्टिंग में 23 लिखेंगे। अब अगर आप 23 से बड़ा नंबर बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में 21 तो नहीं लिख सकते, या आप 1 और 2 तो नहीं लिख सकते, 12 से तो नहीं स्टार्ट कर सकते। तो आपका जो भी नंबर बनेगा उसके स्टार्टिंग डिजिट होने चाहिए 2 और 3, 23। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दो मेथड से करवाऊँगा। ठीक है। देखें जी, यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 आर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मतलब बताया था। वहाँ पर मैंने आपको प्लेसेस के मतलब बताया था, एक वर्ड इस्तेमाल किया था प्लेसेस का। यहाँ पर मैं इस प्लेसेस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूँगा। अब ये क्या चीज़ है, प्लेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा देखिएगा। मैंने जो नंबर बनाना है वो 23,000 से बड़ा होना चाहिए, और डिजिट मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, 5 डिजिट अवेलेबल हैं। ठीक है। इसका मतलब मैंने जौन सा भी नंबर बनाना है वो 5 डिजिट पर मुश्तमिल होगा। छठा डिजिट तो इसमें है कोई नहीं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 बॉक्स बना लेता हूँ ऐसे। ये पहला बॉक्स आ गया, ये मेरे पास दूसरा बॉक्स आ गया, ये मेरे पास तीसरा बॉक्स आ गया, ये चौथा आ गया, और ये पाँचवा आ गया। अब ये 5 प्लेसेस मैंने फिल करनी है। अब 5 प्लेसेस फिल करने का मतलब क्या है, देखिए स्टार्टिंग में मैंने 23 ही रखना है। ये मेरे पास स्टार्टिंग में 23 आ गया, क्योंकि नंबर मैंने बनाना है 23,000 से बड़ा, तो स्टार्टिंग में 23 आ गया। अब बाकी यहाँ पर इन 3 डिब्बों में, 3 प्लेसेस में मैं कौन सा डिजिट लिखूँगा। आप कह सकते हैं यहाँ पर आप 1 लिख लें, क्योंकि 2 3 तो फिक्स हो गया ना, 2 3 आर फिक्स्ड। ये दोनों डिजिट फिक्स हैं, ये फिक्स्ड है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 भी लिख सकता हूँ। मैं जब भी 1 लिखूँगा नंबर बनेगा 23,100। आगे कितना लिखेंगे, जो भी लिखेंगे नंबर 23 से बढ़ जाएगा। मैं 5 भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर 5 लिखूँगा तब भी जो बनने वाला नंबर है वो होगा 23,500 समथिंग। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, किन किन डिजिट में से, इन डिजिट में से 2 और 3 फिक्स हो गए, बाकी मेरे पास डिजिट बचे हैं 1 5 6। इन तीनों में से मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। कौन सा लिखूँ, आप कहते हैं 1 लिख लेते हैं, आप कहते हैं 5 लिख लेते हैं, आप कहते हैं तो 6 लिख लेते हैं, कोई भी लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास इन तीनों में से ऑप्शन मौजूद है कि मैं कोई भी लिख सकता हूँ। तो कितनी ऑप्शन मौजूद हैं, 3 ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 वेज हैं या 3 चॉइसेस हैं किसी भी नंबर को लिखने की। देयर आर 3 चॉइसेस। ठीक है। अब 3 में से मैंने कोई भी नंबर लिखा हो, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, मेरे पास बाकी कितने डिजिट बच गए हैं, 2। कौन कौन से, 5 और 6। आगे यहाँ पर मैं 5 लिखूँ या 6 लिखूँ, आप कहेंगे जी 5 भी लिख सकते हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं, मेरी मर्ज़ी है। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस बाकी रहेगी, 2 चॉइसेस रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास बच गई 2 चॉइसेस।
किसी भी नंबर को लिखने की, और यहाँ पर लिखने की जब दो चॉइसेस रहेगी, फ़र्ज़ करें मैंने 5 को लिख दिया है, बाकी मेरे पास सिर्फ एक नंबर बच गया 6, तो यहाँ पर मैं 6 को लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ पर ओनली 1 चॉइस है। तो जब स्टार्टिंग में 23 लिखूँगा तो अब 23 से स्टार्ट होने वाले नंबर मेरे पास जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, इन चॉइसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, वो आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डैट इज इक्वल टू 6। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 23 से स्टार्ट होंगे और 23,000 से बड़े हैं। वो मैं बना के भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 23 को मैंने फ़िक्स कर लिया। 23 के बाद आगे मैं 1 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। अगर यहाँ पर मैंने 1 लिखा है तो बाकी यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ, 6 लिखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 5 कर दिया तो इधर 6 कर देता हूँ, अगला यहाँ पर 5 कर देता हूँ। तो अब देखें दो नंबर मेरे पास जो अभी 23 से बड़े नज़र आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक है 23,156, अगला है 23,165। फिर इसी तरह इधर आ जाएं, 23 के आगे मैंने यहाँ पर 5 लिखा है, 5 के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 डिजिट बचते हैं, एक 1 है एक 6 है। और अगर यहाँ पर 1 है तो आगे मैं 6 लिखूंगा, अगर 6 यहाँ पर लिखा तो बाकी रह गया 1 यहाँ पर लिखूंगा। अब दोबारा दो नंबर जो बनेंगे जो 23,000 से बड़े हैं वो कौन कौन से हैं, 23,516, ठीक है। और अगला नंबर है 23,561। सिमिलरली आखिर में यहाँ पर जब मैंने 6 लिख दिया है तो बाकी दो नंबर मेरे पास बचते हैं 5, 1, और अगर 5 यहाँ पर है तो 1 आ जाएगा और इधर 1 है तो इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये ट्री डायग्राम है, ये मैं अपने तमाम लेक्चर से पहले ही आपको बता के आ चुका हूँ डिटेल से। ठीक है, तो अब जो दो नंबर निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे, वो आएगा 23,651 और दूसरा बनेगा 23,615। ये 6 डिजिट हैं, आप देख लें, 6 नंबर हैं, आप देख लें कि ये 6 के 6 नंबर 23,000 से बड़े हैं। ठीक है जी, और 5 डिजिट वाले हैं, सही है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर मैंने ये 6 नंबर आपको बना के दिखाए हैं जो 23,000 से बड़े हैं। आपने ऐसा बना के नहीं दिखाने, ठीक है, आपने सिंपल क्वेश्चन शुरू करना है ऐसे। देखिए, जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ तो समझाने में ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। जब आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे फिर तो आपने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लिखने में कितना वो टाइम आपका लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपके पास। ठीक है, तो काम करने में टाइम थोड़ा लगता है, समझाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, अब अगला नंबर जो 23,000 से बड़ा होगा वो कैसे होगा, वो वाला नंबर होगा जो 25 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 2 और 5 को फिक्स कर लें। ठीक है, अब अगले फिर दोबारा इसी तरह आप बॉक्स बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर बॉक्स तो नहीं बना रहा, आप खुद बना लीजिएगा। ये मैंने 25 को कर दिया फिक्स। ठीक है, 25 इज़ फिक्स्ड। ये यहाँ पर 2 बॉक्स में फिक्स हो गए। अगला फिर यहाँ पर अगला जो नंबर होगा 25,000 जब आपने 2 और 5 को फिक्स कर लिया तो अब जो नंबर बनेगा वो बाकी डिजिट कौन कौन से बचते हैं। 2 और 5 आपने फिक्स कर लिया, बाकी बच गया 1, 3, 6, 3 डिजिट बाकी बचते हैं, 1 है, 3 है, 6 है। बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पर तीसरे बॉक्स में मेरे पास जो अब नंबर बचते हैं 1, 3, 6, तीसरे बॉक्स में इनमें से कौन सा डिजिट लिखूँ। आप कहेंगे जी कोई भी लिख सकते हैं, तो कितनी चॉइसेस हुई, 3 चॉइसेस हुई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 3 चॉइसेस हैं, फिर 2 चॉइसेस हैं, फिर 1 चॉइसेस हैं, टोटल नंबर यहाँ पर भी 6 बनेंगे। ठीक, या अगर आप इस तरह बॉक्सेस नहीं बनाना चाहते तो सिंपल आप ये वर्डिंग में लिख दें कि सिमिलरली नंबर ग्रेटर देन 23,000 स्टार्टिंग विद 25 आर। सिमिलरली नंबर ग्रेटर देन 23,000 स्टार्टिंग विद 25 आर। अब वो तमाम नंबर जो 25,000 से शुरू होते हैं, ठीक है, और जो 23,000 से बड़े हैं आर, वो कितने हैं, आर 6, वो भी 6 ही होंगे। ठीक है, इसी तरह ही अब नंबर अगर जो 26,000 से शुरू होगा, 26,000 से, एंड numbers greater than 23,000 starting with 26 आर, वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक हो गया।
अभी तक टोटल नंबर कितने हो गए हैं? 6 और 6 12 18 नंबर हो गए हैं। अब अगले डिजिट बचते हैं मेरे पास। स्टार्टिंग में अगर मैं 3 को रख लूँ, स्टार्टिंग में 3 को रख लूँ तो फिर कैसे बनेगा? अब देखें, अगर मैंने स्टार्ट में नंबर 3 से शुरू किया, ये मेरे पास प्लेसेस हैं 1 2 3 4, ये 5 प्लेसेस हैं। अगर मेरा नंबर स्टार्टिंग 3 से स्टार्ट हुआ, 3 इज़ फिक्स्ड, ये फिक्स कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जितना भी नंबर बनेंगे वो 30,000 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 3 के आगे मैं यहाँ पर कोई भी डिजिट लगा दूँ, 1 लगाऊँ 2 लगाऊँ, 1 लगाऊंगा तो नंबर बनेगा 31,000 समथिंग, अगर 2 लगाऊंगा नंबर बनेगा 32,000 समथिंग, अगर 3 लगाऊंगा तो नंबर बनेगा 33,000, 5 अच्छा 3 को दोबारा नहीं लगा सकते, 5 लगाऊंगा तो नंबर बनेगा 35,000, 6 लगाऊंगा 36,000। मतलब अब शुरू में सिर्फ एक नंबर फिक्स आपने करना है, 2 नंबर फिक्स नहीं करने हैं। यहाँ पर नंबर बनाना था 23,000 से आपने बढ़ा, तो 2 नंबर फिक्स होना चाहिए, 2 और 3। ठीक है, अगली मरतबा यहाँ पर फिर 25 को फिक्स करना पड़ा, सही है, फिर नंबर में फिक्स करना पड़ा 26। लेकिन जब आप स्टार्ट में करेंगे 3 से शुरू, तो अब सिर्फ एक डिजिट फिक्स करना है आपने, 3 इज़ फिक्स्ड हेयर। यहाँ पर किसी भी नंबर को लिखने के कितने वेद हैं? मेरे पास 4 डिजिट बाकी बच गए हैं। कौन कौन से? 1 बच गया है, 2 बच गया है, 5 बच गया, 6 आ गया। इनमें से कोई भी नंबर इधर लिखूंगा मैं तो आने वाला नया बनने वाला नंबर 23,000 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर किसी भी नंबर को लिखने के कितने वेद हो गए? 4 चॉइसेस हो गई। फिर इसी तरह यहाँ पर लिखने की 3 चॉइसेस, यहाँ पर आने की 2 चॉइसेस और यहाँ पर आने की 1 चॉइस। ठीक हो गया। टोटल नंबर्स आप लिखेंगे, टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 स्टार्टिंग विथ 3, स्टार्टिंग विद 3 आर, इन चॉइसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 3 × 2 × 1, ये कितने बन जाते हैं? 24,000। इसी तरह ही जब आप 5 को फिक्स कर लेंगे शुरू में, इसी तरह जब 6 को शुरू में फिक्स कर लेंगे तो आपके पास दोबारा फिर 24 नंबर बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली when we fix 5 and 6 at start, then total numbers greater than 23,000 are 24 and 24। अब इन तमाम केसेस के तमाम नंबरों को आप प्लस कर लें। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बातें लेंथी है ज़रा, ये मैं इसका सेकंड मेथड अभी आपके सामने रखता हूँ, वो यकीनन से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन ये इसमें ज़रा थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। आपने फाइनल आगे लिखना है, हैंस फाइनली टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 आर, पहले केस में 6 थे जब आपने नंबर 23 से स्टार्ट किया, फिर जब 25 से स्टार्ट किया तब भी 6 थे, 26 से स्टार्ट किया तब भी 6 थे, 6 + 6 + 6। फिर जब नंबर आपने 3 से स्टार्ट किया था तब आपके पास नंबर कितने थे? 24 थे। फिर जब आपने नंबर 5 से स्टार्ट किया था, यानी 50,000 समथिंग बनेगा, तब भी 24 थे। और जब आपने फिर 6 से स्टार्ट किया तो नंबर फिर 24 थे। इन तमाम को आप प्लस कर लें, 30 30 30, टोटल 90 नंबर आपके पास बन जाते हैं। तो 90 नंबर हैं इस केस में जब आपका नंबर 23,000 से बड़ा होगा। मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड आपके सामने रखता हूँ, उसको देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा, इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिव वे से यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, आप इसको थोड़ा देखें। मैंने लिखा कि इफ़ वी कंसीडर 23, 25 एंड 26 एज एन ऑब्जेक्ट, तो अल्टरनेटिव दारी सी बात है आपको आसान लगेगा। इसकी वजह यह है कि एक तो पहले वाला मेथड उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, और दूसरा ये कि वो आपको थोड़ी सी उसकी बेसिक पता चल गई है इस क्वेश्चन की, तो ये लाजमन आपके लिए आसान होगा। मैंने कहा अगर मैं 23 को, 25 को, 26 को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूँ, मतलब क्या है कि मैंने नंबर बनाना 23,000 से बड़ा, तो 23,000 से बड़े नंबर कौन कौन से होंगे? जो 23,000 से स्टार्ट हो, जो 25,000 से स्टार्ट हो, या 26,000 से स्टार्ट हो। तो मैंने क्या किया कि 23,000 को, 25 और 26 को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। मेरे पास यहाँ पर कितने डिजिट हैं? मेरे पास यहाँ पर डिजिट हैं, ये 5 डिजिट हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर
23 को एक नंबर कंसीडर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। अब मेरे पास 23 अगर मैंने फिक्स कर लिया तो अब पाँच डिजिट वाला नंबर बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास बाकी कितने डिजिट और मुझे चाहिए 3 डिजिट 23,000 से बड़ा नंबर बनाने के लिए। तो 23 तो मैंने फिक्स कर लिया है, तो बाकी मेरे पास डिजिट बचते कौन कौन से हैं? बाकी डिजिट मेरे पास बचते हैं 1, 5, 6। ठीक है, अब इन 3 नंबरों को अरेंज करने के कितने मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। ठीक है, परमुटेशन रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिखा है कि इफ़ वी कंसीडर 23, 25, 26 एज एन ऑब्जेक्ट देन रिमेनिंग 3 डिजिट्स, तो जो बाकी 3 डिजिट बचते हैं कैन बी अरेंज्ड बाय 3p3। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और n में से n को ही अरेंज करना है आपने, तो फार्मूला लगता है npn का, विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो 3 डिजिट रह गए हैं और 3 के 3 को ही अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने का मतलब ये है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर 23 के आगे यहाँ पर 1 लिखना चाहिए या 5 लिखना चाहिए या 6 लिखना चाहिए। आप कहेंगे जी 1 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। तो कौन से कितने मेरे पास चॉइसेस होंगी? 3 चॉइसेस होगी। तो इनको लिखने की पहले यहाँ पर पहली प्लेस पर लिखने की 3 चॉइसेस, बाद में 2 चॉइसेस, फिर 1 चॉइस। तो या सिंपल आप फार्मा ये याद रखें कि अगर हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, n में से n को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल वे से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पर डिजिट बाकी रह जाते हैं, उन 3 के 3 को अरेंज करना है, तो टोटल 6 वेज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं? 6 वेज किसके लिए? जब स्टार्ट करेंगे 23 से। इसी तरह मैंने लिखा जब आप 25 से स्टार्ट करेंगे तो 25 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मेरे पास बाकी डिजिट कौन कौन से होंगे यहाँ पर लिखने के लिए इन 3 जगहों पर? 25 जब स्टार्ट में आएगा तो फिर मेरे पास डिजिट होंगे 1, 3, 6। कोई भी डिजिट यहाँ पर रखूंगा नंबर 23,000 से बड़ा ही होगा क्योंकि शुरू में 25 आ गया। ठीक है, तो 25,000 से स्टार्ट करूंगा तब भी मेरे पास 6 वेज होंगे, 6 नंबर यानी कि बनेंगे। इसी तरह 26,000 से नंबर शुरू करूंगा तब भी मेरे पास 6 नंबर और बनेंगे जो कि 23,000 से बड़े होंगे। तो इस यहाँ पर इन 3 केसेस में हर केस में 6 नंबर बनेंगे और वो बनेंगे 18 नंबर टोटल। इसी तरह मैंने लिखा सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट विद 3। अब अगर मैं सिंपल एक डिजिट से स्टार्ट करता हूँ 3 से, यहाँ पर मैंने 3 से स्टार्ट किया तो अब नंबर बनने वाला है 30,000 से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर 4 डिजिट और मुझे चाहिए। 5 डिजिट वाला नंबर आपने बनाना ना, 5 डिजिट वाला। तो एक डिजिट आपने फिक्स कर लिया, तो 4 डिजिट अब बाकी आपने लगाने हैं। तो 3 अगर शुरू में आ गया तो फिर कौन कौन से डिजिट मेरे पास रह गए हैं? 1, 2, 5, 6। इन 4 के 4 को अरेंज करने के कितने वेज हो गए मेरे पास? 4p4। और 4p4 का मतलब होता है 4 का फैक्टोरियल, डेट इज इक्वल टू 24। और यही मैंने लिखा है सिमिलरली व्हेन वी स्टार्ट विद 3 और 5 और 6। अगर जब हम नंबर को 3 से या 5 से या 6 से स्टार्ट करेंगे तो अब रिमेनिंग डिजिट अगर शुरू में 3 हुआ तो बाकी डिजिट कितने बचेंगे? 4। इसी तरह शुरू में अगर मैंने 5 लिख लिया तब भी रिमेनिंग डिजिट कितने बचेंगे? 4। अगर शुरू में 6 लिख लिया तब भी रिमेनिंग डिजिट कितने बचेंगे? 4। शुरू में 1 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा 23,000 से कभी बड़ा नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पर भी हर केस में कितने वेज होंगे? 24। 4p4 4 फैक्टोरियल डेट इज 24। हैंस दी टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। यहाँ पर 23, 25, 26 हर केस में नंबर कितने बने थे? 6। तो ये 6 को मैंने 3 मरतबा लिख दिया। इसी तरह यहाँ जब नंबर आपके पास स्टार्ट होगा 3 से या 5 से या 6 से, ठीक है, तो हर मरतबा नंबर कौन सा कितने बनेंगे? 24, 24, 24, तो 90 बन गए। अब आपके ज़हन में अगर आ रहा है कि नंबर सिर्फ आप 2 से स्टार्ट करें, अगर मैं नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ सिर्फ यहाँ पर ऐसे, तो आगे यहाँ पर लिखने के लिए 2 फिक्स कर लिया। अब यहाँ पर देखें 1 नहीं लिख सकता। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर नंबर को 23 से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगला नंबर अगर मैं यहाँ पर शुरू में 2 फिक्स करता हूँ तो अगला नंबर 1 भी आ सकता है। तो वो नंबर क्या बनेगा? 21,000। और तो 23,000 से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो ये मेरे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है ये। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो की लेंथ पहले ही काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। अच्छा, क्वेश्चन को यहाँ पर भी मैं इसको 2 मेथड से करवाऊँगा। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगता है वो आप कर लीजिएगा। पहला मेथड आपका उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि अक्सर में क्वेश्चन में करना क्या है आपने। सेकंड में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आसान है। कहता ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 4, 6, 8 विद व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड। आपने 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है और डिजिट आपके पास हैं 1, 2, 4, 6, 8। कोई डिजिट रिपीट नहीं करना आपने।
पहली बात, बट लेकिन कंडीशन उसने लगा दी है, दी डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। आपने 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा था नंबर 23,000 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर उसने कहा है कि नंबर 5 डिजिट वाला बनाना है। कोई कंडीशन नहीं है कि नंबर किससे बड़ा है या किससे छोटा है। शर्त ये लगाई है कि आपने नंबर ऐसा बनाना है कि 2 और 8 हमेशा नेक्स्ट टू ईच अदर रहें, यानी 2 और 8 इकट्ठे रहने चाहिए। सही है। तो और दूसरे पार्ट में द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, और फिर दोबारा बताएं कि 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे जब 2 और 8 इकट्ठे ना हों। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट में करता हूं, जब 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। मेथड नंबर 1 क्या है, मैंने लिखा जी व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जब आपके पास 2 और 8 हमेशा नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, इकट्ठे होंगे, तो फिर क्या कौन कौन से दो नंबर बन सकते हैं। देन दे फॉर्म, या तो नंबर 28 बनेगा या 82 बनेगा। जब 2 और 8 को आप इकट्ठा कहीं पर भी रखेंगे तो आपके पास हमेशा 2 और 8 को इकट्ठा रख के दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो 28 होगा या 82 होगा। उसने ये हरगिज़ नहीं कहा कि 2 पहले रखना है, उसने कहा 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होने चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 पहले हुआ तो 28 बनेगा, अगर 8 पहले हुआ तो 82 बनेगा। ठीक होगी बात ये। अब बाकी 2 और 8 को तो आपने कर लिया फिक्स, बाकी ये जो 3 डिजिट बचते हैं 1 4 6, इनको भी तो भी आपने मिलाना है ना। ठीक है, तो नंबर आपके पास 2 और 8 को फिक्स रख के बाकी आपने नंबर बनाने, टोटल कितने बनेंगे। तो पहला मेथड क्या कहता है, देखें जी, मैंने ये 5 डिजिट्स वाला नंबर बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 पोजीशन 5 प्लेसेस बना लिए हैं, ये 5 डिब्बे बना लिए। ठीक है, मैंने लिखा फर्स्टली वी कंसीडर केस फॉर 28। पहले मैं वो वाला केस बनाता हूँ जिसमें 2 और 8 यानी 28 हमेशा इकट्ठे रहते हैं। 82 वाला बाद में करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर शुरू में 28 रखा, उसने हरगिज़ नहीं कहा कि नंबर 28 से स्टार्ट करना है या 82 से, उसने कहा 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में 2 और 8 इकट्ठे हुए तो बाकी 3 डिब्बे ये बचते हैं। इन 3 डिब्बों को, 3 प्लेसेस को फिक्स करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 3 डिजिट्स हैं रिमेनिंग 1 4 6। यहाँ पर 1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, 3 वेज हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं तो n में से n को रेंज करना है, तो क्या फार्मूला है NPN, n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मेरे पास 3 डिजिट बाकी बचते हैं, इन तीनों को रेंज करने के कितने वेज हो जाएंगे, 6 वेज हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये भी तो हो सकता है कि 28 यहाँ पर ना लिखें, आप यहाँ पर 28 लिख दें, कहीं पर भी लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर अगर 28 होगा तो इस डिब्बे को फिल करने के कितने वेज हो गए, 3 वेज। क्यों 3 वेज होंगे, 2 आपने यहाँ पर 2 8 लिखा है, ठीक है 28, तो अभी भी मेरे पास बाकी डिजिट बचते कितने हैं, अभी भी मेरे पास बाकी डिजिट तो यही बचते हैं ना हर मरतबा, 1 4 6। ठीक है, तो 2 और 8 अगर इधर आ गया तो यहाँ पर उन तीनों में से 1 4 6 में से कौन सा डिजिट लिखूंगा। आप कहेंगे जी 1 लिख लें, कोई दूसरा कहेगा 4 लिख लें, कोई कहेगा 6 लिख लें। तो तीन ही वेज हुए ना फिर। तो यहाँ पर 3 वेज, यहाँ पर 2 वेज, यहाँ पर 1 वे, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गए। अगर आपने 28 यहाँ ना लिखा, यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो फिर अगेन इसी तरह 6 वेज होंगे। और अगर लास्ट में आपने 28 लिखा तो फिर कितने होंगे, 6 हो गए। इन 6 को आप ऐड कर लें तो टोटल कितना आ गया, 24। हेंस इन केस ऑफ 28 टोटल नंबर्स आर 24। ठीक होगी बात ये। सिमिलरली इन केस ऑफ 82 टोटल नंबर्स। अब अगर आप 28 यानी 82 लेके चलते हैं, यानी यहाँ पर 82 लिखते हैं, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, तो बाकी फिर वही काम सारा होगा, 6 वेज होंगे, 6। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे। हेंस दी टोटल नंबर्स व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर आर 24 दैट इज़ 48। ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। पहले पार्ट को अल्टरनेटिव मेथड से मैंने नीचे यहाँ पर किया हुआ है। अब कैसे किया देखें ज़रा। मैंने लिखा है व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर दे फॉर्म 28 and 82। वही पहली वाली लाइन। जब 2 और 8 को हम नेक्स्ट टू ईच अदर लिखेंगे तो या तो वो 28 बनाएगा या 82 बनाएगा। क्लियर। अब सुने ज़रा, मैंने लिखा लेट 28 इज़ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मैं मान लूँ, अगर इसको मान के चलता हूँ कि 28 एक सिंगल डिजिट है या सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब ऐसे है, 5 डिजिट वाला नंबर आपने बनाना है। मैं ऐसे लेके चलता हूँ। ये लो जी 28 मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब आगे मेरे पास कितने डिजिट और चाहिए मुझे, 3, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 28 को यहाँ पर मैंने एक डिजिट कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो टोटल डिजिट अब इस मरतबा कितने रह गए मेरे पास, कितने टोटल डिजिट बन गए, 4 रह नहीं गए, कितने अब बन गए हैं। टोटल 5 थे ना, 5 डिजिट थे। तो मैंने कहा कि 2 और 8 को मिला के मैं एक डिजिट बना लेता हूँ। ठीक है, एक डिजिट, एक ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, 2 3 4, ये तो 4 ऑब्जेक्ट टोटल हो गए मेरे पास। ठीक है, मैंने लिखा लेट 28 इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट
देन 4 ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से 4 ऑब्जेक्ट्स, 28 हो जाएगा शुरू में लिख लें, कहीं पर भी लिख लें, 28 एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, 28 एक ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी ऑब्जेक्ट कौन कौन से बचते हैं, 1 4 6, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 4। कैन बी अरेंज्ड बाय 4p4, 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीकाकार, 4p4, आंसर 24 हो गया। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ 82, और अगर आप 82 को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें, ठीक है, यानी ऐसे रख लें, ये मेरे पास 82 एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी ऑब्जेक्ट कौन कौन से बचते हैं, 1 4 6। अब ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीकाकार, अगेन 4p4, ठीक है, 24 हो गए। हैंस टोटल नंबर व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर आर 24 + 24। 28 के केस में भी 24 और 82 के केस में भी कितने हो गए, 24, तो टोटल कितने हो गए, 48 हो गए। ठीक होगी बात ये। तो इन दोनों मेथड से आपने देखा कि टोटल नंबर्स जब 2 और 8 हमेशा नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे कितने बनेंगे, 48। लास्ट में उसने ये कहा है दूसरे पार्ट में, जब 2 और 8 हमेशा कभी इकट्ठे नहीं आते तो फिर बताएं अब कितने नंबर बनेंगे। अब ये कैसे होगा, पहले केस में आपने रखा कि जब 2 और 8 इकट्ठे आते हैं तो नंबर बने 48। अब मैंने बताना है कि अगर 2 और 8 इकट्ठे नहीं रहते तो फिर कितने नंबर बनेंगे। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है, अगर मुझे ये पता लग जाए कि इन 5 डिजिट से टोटल नंबर कितने बनते हैं, तो उन टोटल नंबरों की तादाद में से इन 48 को माइनस कर देता हूँ, तो बाकी जो बचेंगे वो कौन से होंगे, जो वो वाले होंगे जिनमें 2 और 8 कभी इकट्ठे नहीं आते। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है अब ये मालूम करना सेकंड पार्ट के लिए कि टोटल नंबर 5 डिजिट से बनते कितने हैं। तो अगला पार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड पार्ट के लिए, टोटल नंबर्स फॉर्म्ड बाय 5 डिजिट्स इन 5 डिजिट से 1 2 4 6 8 से जो टोटल नंबर बनेंगे वो बनते कितने हैं, वो हमने देखना है। यहाँ पर 5 डिजिट्स आर 5p5। देखें जी, मैं आपको बार बार एक चीज़ बता चुका हूँ, ये बार बार इस्तेमाल हो रही है। अगर टोटल ऑब्जेक्ट n है, उनमें से n के n को इस्तेमाल करना है, तो टोटल फार्मूला बनेगा n का फैक्टोरियल। तो मेरे पास 5 डिजिट हैं, 5 डिजिट से 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है आपने, तो 5 में से 5 को इस्तेमाल करना है, तो 5p5। तो 5p5 का फार्मूला क्या है, 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल इज़ 120। लो जी, इन 5 डिजिट से टोटल नंबर जो बनेंगे ना वो 120 हैं। अब इन 120 में 48 वो हैं जिनमें 2 और 8 इकट्ठा आता है, तो बाकी कौन से बचेंगे जिनमें 2 और 8 इकट्ठा नहीं आता। तो अब आप लिखेंगे हैंस टोटल नंबर्स in which 2 and 8 are not next to each other, 2 and 8 are not next to each other, are वो कितने बनेंगे, ये 120 में से जो 48 बने थे इनको माइनस कर दें, तो ये कितना रह जाएगा जी, 72। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। अब आप ले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका कुछ इस तरह है, कहता है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स। आपने 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। डिजिट आपके पास ये हैं 0 1 2 3 4 5, 6 डिजिट आपके पास मौजूद हैं, 0 बीच में शामिल है, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 1 2 3 4 5। 6 डिजिट वाले कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट से, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना आपने। और अगला इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि इन हाउ मैनी ऑफ देम, और उनमें से कितने ऐसे नंबर बनेंगे जिनमें 0 विल बी एट द 10th प्लेस। 0 जो है वो 10th प्लेस के ऊपर है। भावलपुर बोर्ड में 2011 में, लाहौर बोर्ड में 2015 में आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा जी, कैसे करेंगे देखें। अब ये बताएं कि 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है आपने। अगर किसी नंबर के बिल्कुल शुरू में स्टार्ट में 0 लिख दिया जाए तो क्या वो 6 डिजिट वाला नंबर कंसीडर होगा। मिसाल के तौर पर मैं नंबर लिखता हूँ 2 4 5 1 3 और ये 0। क्या आप इसे 6 डिजिट नंबर कंसीडर करेंगे? नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये नंबर शुरू में 0 हैव नो वैल्यू, हैव नो इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये बनेगा 24,513।
ऐसी है। अच्छा, क्या अगर मैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर 0 लिख दूँ तो ये चल जाएगा काम? हाँ, अब ये 6 डिजिट नंबर है, ऐसी है ना। अब ये आपके पास 6 डिजिट नंबर बनता है। इसका मतलब ये है कि 0 आपका फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो पहली बात आप यहाँ पर लिख लें, 0 कैन नॉट बी एट स्टार्ट पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि आपने जो 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, 6 डिजिट वाला, उसमें 0 स्टार्ट पर नहीं हो सकता। तो बाकी डिजिट कितने बचते हैं आपके पास? 0 को निकाल दें, बाकी डिजिट बचते हैं 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग पर नंबर जो सा भी आपने स्टार्ट करना है, इन 5 डिजिट से स्टार्ट करना है। या तो 1 से स्टार्ट करेंगे, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से। 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 5 वेज हैं, 5 चॉइसेस हैं नंबर बनाने की, क्योंकि 0 स्टार्ट पर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अब मैं जो प्लेसेस वाला मेथड है वो यहाँ पर इस्तेमाल करके आपको बना कर दिखाऊंगा। आप लिखेंगे, सो टोटल नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स when 0 is not at starting position। उसने ये नहीं कहा कि आपने वो वाले नंबर बताने हैं जिसमें 0 स्टार्टिंग पोजीशन पर है, उसने नहीं कहा। लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी बात है, 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो ये हम खुद लिख लेंगे बीच में कि भाई 6 डिजिट वाला नंबर वही होगा जिसमें 0 स्टार्टिंग पोजीशन पर नहीं होगा। तो अब वो पोजीशन कैसे फिल करेंगे? अब आप ज़रा देखें, ये मैं 6 पोजीशन बना रहा हूँ, पहली, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि 0 को छोड़कर मेरे पास जो 5 डिजिट हैं उनमें से कोई ना कोई डिजिट इधर फिट करना पड़ेगा। कौन सा फिट करूंगा? कोई भी कर सकता हूँ। 5 वेज मेरे पास यहाँ पर ये है, देयर आर 5 वेज। यहाँ पर उन 5 में से कोई भी नंबर फिक्स करने के मेरे पास 5 वेज हैं। अच्छा, 5 वेज हो गए। अब मुझे बताएं, इनमें से मिसाल के तौर पर मैंने 1 को शुरू में लिख लिया हो, 1 को शुरू में लिख लिया हो। अब सेकंड पोजीशन पर मेरे पास 0 आ सकता है? आप कहेंगे जी आ सकता है। तो पहले स्टार्टिंग में 0 नहीं शामिल था, स्टार्टिंग में 0 शामिल नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे पास 5 डिजिट बचते हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5। मैंने इन 5 में से यहाँ पर कोई नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पर मैंने स्टार्ट में चले 5 लिख लिए। अब मेरे पास यहाँ पर डिजिट कितने बच गए? 4। अगली बात, क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? अब आ सकता है। तो इसका मतलब इस मरतबा 0 भी यहाँ पर शामिल हो गया। अब दोबारा कितने बन गए हैं? 5 बन गए हैं। तो सेकंड पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने वेज हो गए? 5 वेज हो गए। ठीक है, अब 5 भी शुरू में इस्तेमाल हो चुका है। मिसाल के तौर पर 0 मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने इस्तेमाल कर ली है। अब बाकी कितने रह गए? 0 भी इस्तेमाल हो गया, 5 भी इस्तेमाल हो गया, अब कितने रह गए? 4। अब बस एक एक कम करते जाएं। यहाँ पर अब लिखने के कितने वेज होंगे? 4 वेज। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 100 6 ज़ा 600। ये 600 नंबर बनते हैं आपके पास टोटल, 6 डिजिट वाले नंबर जिनमें 0 स्टार्ट पर कभी नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड पार्ट, इन हाउ मैनी ऑफ देम, उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें 0 10th पोजीशन पर होगा? 10th पोजीशन पर होगा। तो अब देखें ज़रा सेकंड पार्ट, मैं यहाँ पर 6 प्लेसेस बनाता हूँ दोबारा। 1 2 3 4 5, ये 6। आपने 0 को सेकंड पोजीशन पर लिखना है, आप 10th पोजीशन पर लिखना है। ये पोजीशन होती है यूनिट पोजीशन। ये 10, ये 100, ये 1000, ये आप जानते हैं अपने प्रीवियस क्लासेस बचपन से ही। तो यहाँ पर अब आपने 0 को फिक्स कर लिया है। 0 फिक्स, 0 इज़ फिक्स्ड। यहाँ पर अगर 0 फिक्स हो गया तो 0 ख़त्म हो गया जी। अब 0 बीच में से पक्का ख़त्म हो गया। अब बाकी डिजिट कौन कौन से बचते हैं? बाकी डिजिट बचते हैं 1 2 3 4 5। बस ख़त्म हो गई बात। 0 आपने फिक्स कर दिया है। 0 को अब यहाँ से आप हिला नहीं सकते। तो अब शुरू में नंबर कोई भी लिखना है आपने, तो कौन सा लिखेंगे? इन 5 में से कोई ना कोई लिखेंगे ना।
तो कितने वेज हुए यहाँ पर लिखने के? 5 वेज, यहाँ पर लिखने के 4 वेज, यहाँ पर 3 वेज, यहाँ पर 2 वेज और यहाँ पर 1 वे। तो टोटल नंबर सेकंड पार्ट के लिए बनेंगे, टोटल नंबर्स आर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, बच्चा कहाँ से गलती करता है? वो बीच में ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर देता है। ज़ीरो को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने नंबर ऑफ़ वेज को मल्टीप्लाई करना है। ज़ीरो आपने फिक्स कर दिया है, मतलब जौन सा भी नंबर बनाना है उसमें ज़ीरो यहाँ पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर इस केस में कितने बनेंगे? 5 4 द 20, 23 द 60, 62 द 120। तो टोटल ये 120 आपके पास बन जाएगी, ठीक है। ज़ीरो फिक्स करने का मतलब मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने नंबर लिखा ये वाला 5 4 3 2 0 1, ये ले, ये ज़ीरो फिक्स हो गया सेकंड 10th पोजीशन पर। आपने ये नंबर बनाया 4 5 3 1 0 2, ये मतलब है ज़ीरो को फिक्स करने का। समझ आई बात कि नहीं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता है कि आपने यहाँ पर 5 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं और वो जो नंबर हैं वो 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 5 के मल्टीपल्स का मतलब है कि वो 5 के टेबल में आने चाहिए। अच्छा, जिन डिजिट की मदद से आपने नंबर बनाने हैं वो डिजिट ये हैं 2 3 5 7 9। दोबारा सुन लें, आपके पास ये डिजिट अवेलेबल हैं 2 3 5 7 9। आपने इन 5 डिजिट की मदद से 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। वो कितने नंबर बनेंगे? कंडीशन ये उसने लगाई है कि अब जो भी आपने नंबर बनाना है वो नंबर जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 5 के टेबल में आना चाहिए। अब आप जैसे कि जानते हैं कि एक नंबर 5 के मल्टीपल होता है, यानी 5 के टेबल में आता है अगर उसका यूनिट डिजिट जो है राइट एंड जो उसका है, फर्स्ट जो है राइट एंड से, वो या तो 0 हो या 5 हो। आपने 5 का टेबल देखा है तो 5 का टेबल पढ़ें ज़रा। तो 5 के टेबल में सबसे पहला जो यूनिट डिजिट होता है वो कौन सा होता है? या तो वो 0 होता है या 10 होता है या 5 होता है। 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो आप देखें या तो यूनिट डिजिट 5 है या 0 है, या 5 है या 0 है। तो 5 के मल्टीपल जो नंबर होते हैं उनमें खूबी ये होती है या तो यूनिट डिजिट 0 होता है या 5 होता है। अब 0 तो खैर उसने खुद ही नहीं दिया इसमें, अब सिर्फ रह गया नंबर 5। तो आपने जो भी नंबर बनाना है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको यूनिट डिजिट जो है वो 5 फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर उसमें 5 को फिक्स करना पड़ेगा, बाकी जो 4 डिजिट बचेंगे उनकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, which is multiple of 5, its unit digit, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, its unit digit will be 5, उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो लेट कर लें 5 को हमने फिक्स कर दिया यूनिट डिजिट पर, लेट वी फिक्स्ड 5 at unit place, then total numbers, तो आपके पास जो टोटल नंबर बनेंगे ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, आर 5 के जो मल्टीपल्स वाले नंबर टोटल बनेंगे वो कितने होंगे देखें ज़रा। ये आपने जनाब यहाँ पर इस पोजीशन पर 5 को कर दिया फिक्स, 5 इज़ फिक्स्ड। अब आपने ये चार प्लेसेस फिल करनी है, 2 3 4। 5 वहाँ पर यूनिट डिजिट पर यूनिट प्लेस पर फिक्स हो गया, तो 5 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास बाकी डिजिट कितने बचते हैं? 4, 2 3 7 9, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर 2 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर पहले नंबर 3 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है 7 लिख लें, आपकी मर्ज़ी है 9 लिख दें। 5 तो वहाँ पर फिक्स है, तो इसका मतलब आपके पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 चॉइसेस हैं किसी भी नंबर को लिखने की। आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। आप नंबर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से भी, 7 से भी, 9 से। तो यहाँ पर देयर आर 4 वेज, यहाँ पर आपके पास नंबर लिखने के 4 वेज हैं, यहाँ पर 3 वेज हैं,
यहाँ पर 2 वेज हैं, यहाँ पर 1 वे है और 5 तो वहाँ पर फिक्स है। अब आपने इन वेज को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करता है, यहाँ पर 5 जो लिखा है वो फिक्स किया हुआ है, ठीक है, उसको कहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने हमेशा वेज को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 वेज पहले के लिए, 3 वेज वो, 2 वो, तो ये यहाँ पर टोटल नंबर बन जाएंगे 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 = 12, 12 2 = 24। तो ये आपके पास 24 नंबर ऐसे बनते हैं जो कि इनसे बनेंगे इंटीजर से 2 3 5 7 9 से, और 5 के मल्टीपल होंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 फेडरल बोर्ड में 2011 में आ चुका है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है इन हाउ मैनी वेज 8 बुक्स इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश। 8 बुक्स आपके पास हैं, उनमें से 2 किताबें इंग्लिश की हैं। कैन बी अरेंज्ड ऑन शेल्फ इन सच अ वे डैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। आपने 8 किताबों को शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है, ठीक है। अब उन 8 किताबों में से 2 किताबें इंग्लिश की हैं। शर्त ये लगाई है कि इंग्लिश की बुक्स कहीं पर भी इकट्ठी नहीं रखनी है आपने, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन किया था जिसमें नंबर थे, और नंबर में आपने वहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा था कि आपने टोटल नंबर बताने हैं जिसमें जब आपका 2 और 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, और अगला पार्ट था कि जब 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, ठीक है। अभी हमने किया ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि टोटल जो 2 इंग्लिश की किताबें हैं उनका नाम रख लेते हैं E1 और E2। मतलब इसको हम ऐसे करेंगे, टोटल बुक्स आपके पास हैं, टोटल बुक्स आपके पास हैं जी यहाँ पर 8। ठीक होगी बात ये। पहले इन 8 की 8 किताबों की अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं कि 8 की 8 किताबों को कितने मुख्तलिफ वे से आप अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स, अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स वो बन जाएगी 8p8 विच इज़ इक्वल टू 8 का फैक्टोरियल। अब 8 का फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 40,320, 40,320। क्लियर होगी बात ये। अब इस अरेंजमेंट में मैंने टोटल अरेंजमेंट लिखी है, 8 चीज़ों को अरेंज करने के कितने वेज हो गए, 8p8। अब उन अरेंजमेंट में 40,320 अरेंजमेंट में वो वाली अरेंजमेंट भी शामिल है जिनमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी भी आ चुकी होंगी, यानी E1 E2 दोनों इकट्ठी इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो चाहिए अरेंजमेंट जिसमें इंग्लिश की बुक इकट्ठी नहीं आती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपके पास पहले वो अरेंजमेंट तलाश करूँगा जिसमें इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी हैं, ठीक है। और वो जो इकट्ठी वाली अरेंजमेंट है उसको इसमें से टोटल में से क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। तो बाकी अरेंजमेंट कौन सी आएगी, जिसमें वो नेवर टुगेदर आता है। सेम क्वेश्चन आपका जो पहले हम कर चुके हैं वो वाला है। अब अगला काम क्या करना है आपने, लेट कर लें, लेट 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश आर, इंग्लिश की जो 2 बुक्स हैं उनके नाम E1 एंड E2 है। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब जब ये E1 और E2 इकट्ठे लगाएंगे आप, तो फिर वो किस तरीके से हो सकती हैं, वो यही अरेंजमेंट बनती है ना कि ये पहले E1 लगा दी आपने, पहले E2 लगा दी, फिर E1 लगा दी, या फिर E1 पहले रख दी है, E2 बाद में रख दी है। बाकी जो 6 किताबें हैं वो कौन से सब्जेक्ट की हैं उसके मुताबिक कुछ नहीं उसने कहा। उसने कहा आपने ये अरेंजमेंट नहीं आने देनी, ना E1 और E2 इकट्ठे आएगा, ना E2 E1 इकट्ठे आएगा। अब सुने जरा, व्हेन E1 एंड E2 आर केप्ट टुगेदर, जब ये इकट्ठी होंगी, देन दे फॉर्म, या तो वो E1 E2 कंसीडर होगा या फिर ये E2 E1 हो जाएगा। ऐसे ही है, हमने ये नहीं आने देना। पहले मैं वो वाली तादाद मालूम करता हूँ जिसमें ये इकट्ठे आते हैं, उस तादाद को इस टोटल में से माइनस कर देंगे, ये हमारा टारगेट है। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब देखें, मैंने वो जो 28 वाला क्वेश्चन था उसके मैंने 2 मेथड बताए थे। पहला मेथड थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, मैं सेकंड मेथड से कर देता हूँ, ठीक है। वो क्या था कि यहाँ पर अगर मैं E1 और E2 को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करूँ, लेट E1 E2 is considered
एन ऑब्जेक्ट, फ़र्ज़ कर रहे हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देन टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स। तो 7 ऑब्जेक्ट्स की जो टोटल अरेंजमेंट बनेगी वो कितनी होगी? अब 7 क्यों कही है मैंने? देखें जी, हमारे पास 6 किताबें हैं, टोटल 8 किताबें हैं। उन 8 में से मैंने E1 और E2 को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ये एक किताब बना ली मिसाल के तौर पर, ठीक है। बाकी किताबें कितनी बचती हैं? 6। मिसाल के तौर पर 6 हैं, उर्दू की है, सोशल स्टडी की है, मैथ की है, फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर एक बुक बना ली मैंने, बाइंडिंग कर ली, आप ये समझ रहे हैं। तो टोटल बुक्स कितनी हो गई? अब 7 होगी ना। तो 7 की अरेंजमेंट किस तरह होगी? अब देखिए, जब इन 7 को आप अरेंज करेंगे तो अब E1 और E2 को बाइंडिंग करके आपने एक बुक बना ली मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, E1 और E2 जहाँ पर भी आप अरेंज करेंगे, E1 E2 को दूसरी पोजीशन पर रख दें, उर्दू की बुक को पहले ले आएँ, सोशल स्टडी को पहले लें, E1 E2 को उठाकर सोशल स्टडी की जगह आप रख दें। तो E1 और E2 आपने बाइंडिंग कर दी है किस्म की, वो रहने उन्होंने इकट्ठा ही हमेशा, ठीक है। तो 7 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट क्या होगी? तो टोटल अरेंजमेंट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय 7 फैक्टोरियल, यानी 7p7, ठीक है। और 7p7 क्या होगा? 5040। सिमिलरली जब आप E2 E1 को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, अभी तो मैंने E1 और E2 को जोड़ा ना, अब ऐसा करें E2 पहले रख लें, E1 बाद में कर लें। Similarly, when we consider E2 E1 as an object, अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, देन टोटल अरेंजमेंट्स, तो अब भी टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी? अभी टोटल अरेंजमेंट आपके पास 5040 आ जाएंगी। लो जी, तो टोटल अरेंजमेंट आपके पास से जब इंग्लिश की दोनों किताबें इकट्ठी रखी जाएंगी वो बन जाएंगी 5040 प्लस 5040, ठीक है। तो हमने वो बतानी है जिसमें ये दोनों इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे हेंस टोटल वेज in which 2 English books are never together, जहाँ पर ये इकट्ठी ना आए वो वेज ये बनते हैं। टोटल वेज आपके पास थे 40,320, इसमें से माइनस कर दें इन दोनों के वेज को, 5040 प्लस 5040। 2 मरतबा 5040 क्यों आया है? पहले जब आपने E1 को पहले लिखा, E2 को बाद में, और फिर दूसरा 5040 क्यों आया जब आपने E2 को पहले लिखा, E1 को बाद में, ठीक है। तो इन दोनों को आप प्लस करके माइनस कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 40,320 माइनस 10,080। तो इसको अब आप ये माइनस कर लें तो ये बन जाता है 30,240। तो ये आपके पास बेटा टोटल इसके वेज बनते हैं जब आपके पास 8 बुक्स होंगी और इनमें 2 बुक्स इंग्लिश की हैं, लेकिन इंग्लिश की बुक्स को आपने इकट्ठा कभी नहीं रखना। अगर इकट्ठा रखेंगे तो ये आपके पास टोटल वेज बनते हैं 10,080 बनते हैं ये, ठीक है। और जब उनके आप नेवर टुगेदर करते हैं तो फिर आपके पास ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स ऑन इंग्लिश की 3 बुक्स हैं, 5 बुक्स ऑन उर्दू, फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ सच दैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। आपके पास 3 बुक्स इंग्लिश की हैं, 5 बुक्स उर्दू की हैं। आपने उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट्स की जो किताबें हैं वो शेल्फ़ के ऊपर हमेशा इकट्ठी रहनी चाहिए। यानी उर्दू वाली बुक्स आपस में इकट्ठी होनी चाहिए सारी, उर्दू और इंग्लिश। उर्दू की 2 उर्दू की किताबों के दरमियान इंग्लिश की बुक नहीं आनी चाहिए कोई भी। इसी तरह ही 2 इंग्लिश की बुक्स के दरमियान उर्दू नहीं आनी चाहिए। सेम सब्जेक्ट्स की किताबें रहना अलग होनी चाहिए, ये आपका टारगेट है इस मरतबा। तो यहाँ पर देखें टोटल बुक्स जो हैं इंग्लिश की कितनी हैं। टोटल बुक्स ऑफ इंग्लिश वो आपके पास है 3, और टोटल बुक्स ऑफ
उर्दू जो है वो कितनी है, टोटल बुक्स ऑफ उर्दू वो आपके पास हैं 5। अब 3 बुक्स जो इंग्लिश की हैं उनको अरेंज करने के तरीकाकार क्या है, जरा देखिए यहाँ पर करना क्या है। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास इंग्लिश की बुक्स ये हैं E1, E2, E3 और उर्दू की बुक के नाम है U1, U2, U3, U4, U5। इनको अब अरेंज किस तरह करना है, देखें 2 तरीकाकार अरेंज करने के। या तो मैं पहले इनको इंग्लिश की बुक्स को ऐसे रखूं E1, E2, E3, ये मेरे पास एक इंग्लिश की बुक्स इनका ग्रुप एक अलहदा हो गया, और आगे ये आ गया उर्दू की सारी किताबें U1, U2, U3, U4, U5। एक तो ये है। दूसरा ये है कि या तो मैं शुरू में U1 उर्दू की बुक्स लगा दूँ U1, U2, U3, U4, U5, और इसके ऊपर मैं इंग्लिश के साथ बुक्स जोड़ देता हूँ E1, E2, E3। ये मेरे पास 2 तरीकाकार हैं। तो अब इन दोनों तरीकाकार में पहले मैं हर ग्रुप की अलग-अलग अरेंजमेंट चेक कर लेता हूँ। इस ग्रुप में, ऊपर वाले ग्रुप में 2 चीज़ें हैं, इंग्लिश की बुक्स और उर्दू की बुक्स। इंग्लिश की 3 किताबों को अरेंज करने के कितने वेज हैं हमारे पास, तो ले बेटा, तो आपके पास से जो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे इंग्लिश बुक्स के लिए वो कितने हो जाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश की इन 3 किताबों को अरेंज करने के तरीकाकार कितने हैं, 3p3 डैट इज़ 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। इसी तरह ही उर्दू की जो 5 किताबें हैं उनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 5 फैक्टोरियल डैट इज़ 120। ठीक हो गई ये बात। तो अब इंग्लिश की ये 3 बुक्स को अरेंज करने के जो 6 तरीकाकार हैं वो क्यों 6 बने हैं, देखें। एक अरेंजमेंट इंग्लिश की बुक्स की तो ये है E1, E2, E3 इकट्ठा लिख दिया। ऐसे भी तो हो सकता है कि आप E2 को पहले लिख दें, E1 को बाद में लिख दें, E3 को बाद में लिख दें। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि E3 शुरू में आ जाए, E1 यहाँ पर आ जाए, E2 यहाँ पर आ जाए। तो इन 8 किताबों में दोनों जो किताबें हैं दोनों सब्जेक्ट्स की, पहले उनकी अरेंजमेंट अलग-अलग चाहिए, फिर उर्दू वाली किताबों की अरेंजमेंट अलग-अलग चाहिए, ठीक है। और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या होगा, देखें ज़रा। इंग्लिश की 3 किताबों की अरेंजमेंट होगी 6 तरीक़ों से, उर्दू की 5 किताबों की अरेंजमेंट होगी हमारे पास 120 वेज से, ठीक है। तो टोटल वेज कितने बन जाएंगे, टोटल वेज यहाँ पर आ जाएंगे, देखें ज़रा। इंग्लिश की 6 किताबें, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 वेज हैं 3 किताबों के, और उर्दू के कितने वेज, 20, 120। लेकिन अब इसको मज़ीद आपने 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि आपने उर्दू और इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करना है। ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लिश की किताबें पहले लगाएं, उर्दू की बाद में लगा लें, और एक कैटेगरी ये है कि आप उर्दू की बुक्स पहले लगा लें, इंग्लिश की बुक्स बाद में लगा दें, ठीक है। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 केसेस बनते हैं। पहले केस में ये है कि आपने इंग्लिश की बुक्स पहले रखी और उर्दू की बुक्स बाद में लगाई। दूसरा केस ये है कि आपने उर्दू की बुक्स पहले रखी, इंग्लिश की बुक्स बाद में लगाई, ठीक है। तो पहले अलग-अलग दोनों की अरेंजमेंट कितनी की हमने, इंग्लिश, इस केस में इंग्लिश की बुक्स की अरेंजमेंट 6 पेज, उर्दू की बुक्स की अरेंजमेंट 120 पेज से। ये आ गया हर केस के लिए। लेकिन केस कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना आपने यहाँ पर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 2 6 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, ये 0, ये 1440 आपके पास अरेंजमेंट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2016 में फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन अ बेंच। कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से 5 बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, उनको आपने एक बेंच के ऊपर बिठाना है। शर्त ये लगा दी है, सो डैट द गर्ल्स एंड बॉयज़ अल्टरनेट सीट। गर्ल्स की और बॉयज़ की जो सीट है वो अल्टरनेट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने अरेंजमेंट मालूम करनी है। देखें जी, लेट B1, B2, B3, B4, B5 आर 5 बॉयज़, ये 5 बॉयज़ हैं, एंड G1, G2, G3, G4 आर 4 गर्ल्स, ये आपके पास 5 गर्ल्स हैं। देन टोटल अरेंजमेंट्स such that they occupy
अल्टरनेट सीट्स वो ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी टोटल अरेंजमेंट्स आर कितनी बनेगी, मतलब ऐसे हैं। ये देखें, आपने पहले यहाँ पर B1 बॉय बैठा हुआ है, पहले बॉय है, अब वो बॉय B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B4 भी हो सकता है, B5 भी हो सकता है। मैं लेट कर लेता हूँ, शुरू में फर्ज करें B1 बैठा हुआ है। अब आगे इसके साथ एक गर्ल G1 है। अब G1 भी आ सकती है, G2 भी हो सकती है, G3 भी हो सकती है, G4 भी हो सकती है। चारों में से कोई गर्ल भी यहाँ पर आके बैठ सकती है। फिर यहाँ पर दूसरा बॉय है, फिर यहाँ पर सेकंड गर्ल आ गई, फिर यहाँ पर तीसरा बॉय है B3, फिर यहाँ पर तीसरी गर्ल है, फिर यहाँ पर चौथा बॉय है B4, ये फोर्थ गर्ल, और लास्ट में है यहाँ पर फिफ्थ बॉय। यहाँ पर बॉयज़ की तादाद 5 है। एक याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पर गर्ल्स नहीं बैठ सकती। गर्ल्स बैठेगी तो हमेशा यहाँ पर जो सीट्स होंगी उसमें वो अल्टरनेट सीट ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर लिखता है पहले G1 है, अब आगे लिखेगा B1 बॉय, फिर G2 गर्ल आएगी, फिर आगे लिखेगा B2, फिर तीसरी गर्ल आ जाएगी, फिर लिखेगा B3, फिर चौथी गर्ल आएगी, यहाँ पर B4 आएगा, और एंड में अब क्या बचा है, एक B5, पाँचवां लड़का है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर बिठाएंगे आप, या फिर ये है कि B5 को उठा के आप इधर ले आए शुरू में। तो स्टार्टिंग में आपकी बॉय से होनी चाहिए, ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट आपने करनी है, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेंगे, देखें कितनी बॉयज़ हैं, कितने बॉयज़ हैं, 5 हैं, तो 5 बॉयज़ की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल से हो गई। गर्ल्स कितनी हैं, 4 हैं, तो 4 गर्ल्स की अरेंजमेंट कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल, ये जो मैंने ऊपर आपको अरेंजमेंट दिखाई है, ये एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर लाजमी नहीं कि जो लड़का यहाँ पर स्टार्ट में आया वो B1 हो, लड़का B2 भी तो हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड लड़का हो सकता है, चौथा भी लड़का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर G1 लाजमी नहीं कि G1 फर्स्ट गर्ल आए, वो यहाँ पर G3 भी आप लिख सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट ये बनेगी आपके पास, बॉयज़ की अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल से, गर्ल्स की अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल से। इनको मल्टीप्लाई करें, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24। इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा इस मरतबा 2880। ये 2288 वेज बनते हैं आपके पास। तो आई होप कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी तो ज़रूर है, आपको चीज़ों की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि फुली डिटेल से आपको चीज़ों को समझाऊं। तो एक्सरसाइज 7.2 जो कि आपकी परमुटेशन से रिलेटेड है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी गेन परमुटेशन से है, उसमें हम सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, और लाइक परमुटेशन के मुतालिक पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।